नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें पॉलिटी को काफ़ी सारे पीवाईक्यू हम लोग निपटा चुके हैं। ये जो प्लेलिस्ट होगा ये 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्लेलिस्ट नाम से, प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट होगा। उसमें जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे पहले के। और जो यूपीएससी पीटी का मैंने पेपर डिस्कस किया है वो भी उसी में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आपको 70 बीपीएससी में 100+ स्कोर करना है तो आपको न केवल पढ़ना पड़ेगा बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके क्वेश्चन करने के तरीक़ों को भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अब केवल ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, आप कुछ भी करके आ जाएं और फिर सही है तो सही है, गलत है तो कोई बात नहीं। इस तरह से नहीं होगा। या आपको कई सारे सवाल ऐसे होंगे जिनको गेस करके आंसर निकालना पड़ेगा। -1/3 हो जाता है, आपका नेगेटिव मार्किंग है और एक ही नंबर का सवाल भी है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए स्कोर करना इसमें। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने टेक्निक को डेवलप कीजिए, कुछ ऐसे टेक्निक जिससे सवालों को अच्छे से आप कर सकें। शब्द को ढूंढिए, एलिमिनेशन कीजिए, सही तरीके से आंसर निकालने की कोशिश किया कीजिए। आपको आंसर कई सारे एग्जाम में गेस करने पड़ेंगे, नहीं होता कोई भी ऐसा जिसको 120 के 120 सवाल आ रहे होते हैं वो करके आ जाए। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। उसके लिए क्या करना है, तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उसके आंसर्स निकालने की कोशिश किया कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, उसको पढ़िए डीपली। बीपीएससी पीवाईक्यू को पढ़िए जिससे वन लाइनर्स और स्टेटमेंट दोनों आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। ओके, उसी क्रम में हमारा ये प्रयास है कि आपको थोड़ी सी मदद कर दें। देखिए सवाल क्या है आज का पहला, लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में इस बार भी यूपीएससी के पीटी में सवाल पूछा गया है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं? सदन के लोग उनको नियुक्त करते हैं, सदन के लोग उनको चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, सदन के लोग ही उनको हटाते हैं। तो ये तो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत कैसे हो गया? यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना पड़ता है। अब जरा मुझे इसका आंसर निकाल कर दिखाइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए, रोक और आंसर निकालिए, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मैं विशेष शब्दों पर जोर दे रहा हूँ। आप जब पढ़ रहे हैं तो क्या आप भी उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं? इसलिए वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए। इसका समय लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन कीजिए। टाइम को बचाकर करना ही क्या है आपको। देखिए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल और केवल 3 यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा गलत दिया हुआ है। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया था। क्यों गलत था भाई? लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करते हैं? तो महाधिवक्ता महोदय। जब तक लोकसभा का विश्वास हासिल रहता है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। 94 का गौ में यह कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए चयनित किए जाने वाले सदस्य के लिए जरूरी है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किया जा चुका हो। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा में, उन्हीं में से साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। और 94 ख में बताया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष महोदय अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को नहीं, वो अध्यक्ष को देंगे। दोनों भाई आपस में एक दूसरे को इस्तीफा देंगे। इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल क्या, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए गए हैं? विशेषाधिकार जो राज्यसभा को प्रदान किए गए हैं, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने, एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन और राज्य सूची पर कानून बनाना, आर्टिकल 249 के तहत में राज्य सूची पर कानून बनाना, ये राज्यसभा का मूल क्षेत्राधिकार है। इसमें लोकसभा हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती, केवल और केवल राज्यसभा ये काम कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर विशेषाधिकार राज्यसभा के बारे में सही दिया हुआ है। यही सवाल, सेम सवाल 2020 ईस्वी के पीटी में पूछा गया है, या 19 ईस्वी में, जो हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में। यूपीएससी भी क्वेश्चन रिपीट करती है, भर भर के रिपीट करती है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बंधुओं। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है और 249 में राज्य सूची के विषयों पर कानून है। आर्टिकल याद होने चाहिए, यूपीएससी ने इस बार आर्टिकल से सीधा सीधा सवाल डाला है। अगला सवाल देखिए जरा, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। दिल्ली से 3 सदस्य चुनकर जाते राज्यसभा में, पहला तो बिल्कुल गलत ही हो गया। अगला है कि भारत के निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन संबंधित झगड़ा का तो कौन करता है, तो भाई लोकसभा करती, सुप्रीम कोर्ट करती है। ये कैसे हो सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे हो सकता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तीसरा भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं इसमें से सही है, सारे के सारे गलत हैं। और क्यों गलत हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। भारत के संविधान के अनुसार से राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं और विवादों का निपटान करना न्यायालय की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है, न कि निर्वाचन आयुक्तों के। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इस बार निर्वाचन को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो रहे थे कि धांधली हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए। अगला सवाल क्या है बंधुओं, तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लग रहा है ना आपको, 2012 में बोनस दिया था यूपीएससी ने, सारे आसान सवाल से पूछे थे। ये तो आप भी कर ले जाएंगे, बहुत आसान सवाल है। मुझे जरा इसका आंसर बताइए। देखिए इसे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में धन विधेयक और संविधान का संशोधन विधेयक, ये 2 ऐसे प्रावधान हैं जहां पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यहाँ धन विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है। आंसर काट के अलग कर दिया हमने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे का केवल 1 सही हो जाएगा। पहला तो हमने पढ़ा भी नहीं है। साधारण विधेयक की स्थिति में ऐसा हो सकता है। और ध्यान में रखिएगा इसको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि यदि साधारण विधि निर्माण की स्थिति में दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। आराम से पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा समय देकर किया कीजिए एमसीक्यू को, जब भी आप बिना प्रैक्टिस के एमसीक्यू कर रहे होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अगर आपको 70 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ देना हो तो आप ऐड हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा, कल 8वां टेस्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। निम्न से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है। भारत के लोक वित्त पर संसद का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, बजट पेश करने से लोक वित्त पर नियंत्रण होता है। क्या होता होगा भाई, हमें क्या पता, होता होगा। बजट का मतलब ये होता है ना, सरकार कहाँ पर क्या क्या खर्च करेगी। तो ये तो लोक वित्त पर एक तरह से नियंत्रण हो गया ना, है ना। देखिए बहुत सारे इसमें स्टेटमेंट हैं, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसको एलिमिनेशन के द्वारा करेंगे। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदानों का प्रावधान, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पूर्णावलोकन। ये सही लग रहा है कि आपको, इतना बड़ा सा लिखा है संसद वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। देखिए यहाँ पर चौथा जो स्टेटमेंट है मध्यवर्तीय पूर्णावलोकन से संबंधित, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगर आप चौथा को एलिमिनेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 5, इसका आंसर आ जाएगा। जरा पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को लाया जाए। अनुपूरक अनुदान और लेखा अनुदान के माध्यम से लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदानों की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया धन जो है वो खर्च हो चुका है, हमें और धन की आवश्यकता है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार के विनियोग विधेयक पारित नहीं कर पाती, सरकार लेखानुदान के माध्यम से पैसे खर्च करती है तब तक जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक ना पारित कर लिया जाए। संसदीय बजट कार्यालय का प्रावधान भारत में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट जो था
वो गलत था और उसके एक गलत होने के कारण से हमारा आंसर सही निकल गया है। तो जो अलग अलग वित्त से जुड़े हुए, संसद के वित्त से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, कृपया करके उसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये, विनियोग विधेयक, लेखा अनुदान विधेयक, लेकिन एक एक बार आप इनके एक्ट भी पढ़ लेंगे ना। बेयर एक्ट बुक जो आती है, बेयर एक्ट बुक आती है ना, बेयर एक्ट करके आती है एक बुक, पतली सी पॉलिटी की, शानदार बुक होती है। या लक्ष्मीकांत में भी पढ़ेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य होते हैं? स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, अब इसका क्या उद्देश्य होता है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हैं। तो विपक्षी सदस्य के मंत्री से क्या सूचना मिलेगा हैं? किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई स्थगित करने हेतु किस लिए लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक महत्व का निश्चित अनावश्यक मुद्दे पर बहस कर, अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए इसको लाया जाता है। कि पहले से सदन चल रहा था लेकिन अचानक से कोई मामला उत्पन्न हो गया, अब उसको बहस करना अभी तुरंत जरूरी है। तो सारे बहस को ख़त्म करो, स्थगन प्रस्ताव लाओ और अभी जो वर्तमान मुद्दा उठ रहा है उस पर बहस करना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन यहाँ पर अनिवार्य होता है। ये इस बार का भी सवाल था। देखिए क्या लिखा हुआ है कि संसद से धन निकालने के लिए संसद से विनियोग विधेयक पारित कराना जरूरी होता है। विनियोग विधेयक, संचित निधि, अनुदान की मांग पर मतदान होने उन्हें पारित करने के शीघ्र बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक पुनः स्थापित किए जाते हैं। विनियोग विधेयक को उस रकम का भी उल्लेख होता है जिसे भारत की संचित निधि से निकाला जाना है। संविधान का अनुच्छेद 114 के अनुसार संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाली जा सकती है। विनियोग विधेयक के अलावा कोई अन्य उपाय ही नहीं है। सरकार के खर्चे पर लगाम लगाना, संसद को इन्फॉर्म करना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो सरकार बहादुर पता चले कहाँ पर पैसा खर्चा करके आ गई। इसलिए संचित निधि का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति जी इस निधि के रक्षक के तौर पर बैठे होते हैं कि हमसे अनुमति लो तभी हम पैसा निकालने देंगे, है ना। और इसलिए संसद की अनुमति चाहिए होती है। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए इनमें से किसका अनुमोदन चाहिए? तो भारत के इसमें संसद का अनुमोदन चाहिए होता है। संसद का अनुमोदन, मैं तब से संसद पढ़ा रहा था, बोल रहा था राष्ट्रपति, संसद का अनुमोदन चाहिए होता है, संसद का अनुमोदन चाहिए होता है, संसद का। ओके। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक ही होता है। प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है। अगली बार यही स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसको कृपया ध्यान में रखें, इस तरह के स्टेटमेंट को। संचित निधि, संविधान का अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत सरकार के द्वारा प्राप्त अब संचित निधि बनता किससे, इसमें पैसे आते कहाँ से हैं? प्राप्त सभी प्रकार के कर, मसलन व्यक्तिगत कर, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, गैर कर राजस्व, ये सब इसी में आते हैं। सरकार के द्वारा ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए लिया गया ऋण, आंतरिक बाह्य ऋण, अन्य समस्त धनराशि जो दिए गए ऋण की अदायगी से भारत सरकार को प्राप्त होती है, उन सभी धनराशियों से मिलकर भारत की संचित निधि बनती है। एक तरह से भारत सरकार का खजाना यही है आजकल के दौर में, ठीक ना। तो इसी में सारा पैसा जमा होता है। यहाँ से पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमोदन आवश्यक होती है। संसद जब तक अनुमति नहीं देगी नहीं निकाल पाएगी। संसद जब तक अनुमोदन नहीं देगी सरकार पैसा नहीं निकाल पाएगी। इतनी बार बोल रहा हूँ, संचित निधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हर दूसरे तीसरे साल सवाल पूछे जाते हैं। भारत सरकार खजाना है गुरु ये। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकते हैं, क्योंकि उनका सरकार अविश्वास में है। लोकसभा में बजट का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बजट पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब होता है कि आप में, सरकार में विश्वास नहीं रह गया, अविश्वास हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रधानमंत्री जी को अपना त्यागपत्र देना पड़ जाएगा क्योंकि उनका बजट पारित नहीं हुआ। इसका ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदन वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाया जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस बार का सवाल आपको याद आया अगर आपने मेरे साथ पेपर किया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा, यूपीएससी ने इस बार क्या दिया हुआ था?
प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री महोदय बजट पेश करते हैं। वही तो स्टेटमेंट गलत था। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाया जाता है। पिछले साल के क्वेश्चन से आया ना, अगले साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। यह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि सरकार का निर्माण उसी दल या दलों के गठबंधन के द्वारा किया जाता है जिससे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। और यदि बजट गिर जाती है, बजट पास नहीं हुआ, यानी कि आपने मेजॉरिटी को खो दिया है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ पर जमा होता है? देखिए, फिर से वही सब सवाल है। भारत की संचित निधि में जमा होता है। कितनी बार संचित निधि आपने तब से देखा है? हर साल पूछा जाता है लगभग में। अगला कार्यपालिका पर आ गए। 2022 के अब कार्यपालिका का हम लोग सवालों को हल करेंगे। पढ़िए जरा और इसका हल निकाल कर मुझे दिखाइए कि इसका हल क्या होगा। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। संविधान ये काम करता है। संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है ये सब चीज़ें? भाई हमने तो कभी नहीं पढ़ा। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूछा है कौन से सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 यहाँ पर सही हैं। पहला बिल्कुल गलत दिया हुआ है, दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, दूसरा बिल्कुल यहाँ पर सही दिया हुआ है। देखिए, मंत्रियों को 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं संविधान के द्वारा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। इनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, उनका वेतन, राजनीतिक महत्व। अतः कथन 1 सही नहीं है और 15% ही होनी चाहिए अधिक से अधिक। ये 91 संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा पारित किया गया था। अटल जी की सरकार थी। अगला सवाल है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही इस सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जो संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। बिल्कुल दे देता है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? भारत के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार हटेगी तो महान्यायवादी इस्तीफा दे देंगे? संविधान में लिखा हुआ है क्या? शब्दों पर गौर कीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए बंधुओं, शब्दों पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों गलत हैं। दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। डी हो जाएगा गलत। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार के बिना उसे संसद में दोनों सदन उसकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, मत नहीं दे सकता है। ठीक ना। अगला क्या है कि जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है उन सभी विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का हकदार होता है, संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। और बस यही है इसमें। तो महान्यायवादी जो होता है वो भाग ले सकता है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते, राष्ट्रपति जब चाहें तब उसको बोल सकते हैं कि आप अपना घर चले जाइए, आपका काम हो गया। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि वो इस्तीफा दे देगा, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ था। और महान्यायवादी के अतिरिक्त जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो भी बैठ सकते हैं, सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ओके। भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। एक ही नागरिक, एक ही अधिवास है भारत में। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है भारत में। जो आदमी जन्म से भारत का नागरिक हो, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी जो जन्म से भारत का नागरिक नहीं था, भारत में आई, नागरिकता प्राप्त की, उसने चुनाव लड़ा, चुनाव राजनीति में आया और राष्ट्रपति बन सकता है क्या वो? कितना कॉम्प्लेक्स सवाल है ये। हम लोग गौर ही नहीं करते हैं इन सब चीज़ों पर। ज़रा मुझे बताइए इसका आंसर। 2021 वाला का ये सवाल है। तीसरा भी है इसमें, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो किसी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा कहाँ है? हम तो देकर छीन भी सकते हैं। तीसरा तो बिल्कुल गलत है। दूसरा भी गलत है। भारत का नागरिक होना चाहिए, नो मैटर जन्म से है, कर्म से है, किसी से भी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो केवल और केवल 1 यहाँ पर सही होगा। क्या है कि भारत में एकल नागरिकता है, एकल अधिवास की व्यवस्था स्वीकार की गई है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होती, एकल नागरिकता है। भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। इस संदर्भ में संबंधित नागरिक को जिस विधि से मान्यता मिली है उससे जुड़ी कोई बाध्यता आरोपित नहीं की जाती। कोई भी बन सकता है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। यूएस में है कि जन्म से जो यूएस का नागरिक है
वही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार पंजीकरण देशीकरण केवल संविधान के अनुच्छेद 5 गौ के आधार पर नागरिकता अर्जित करने वाले नागरिकों को केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए क्या है। अगला सवाल जरा ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या है। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्न में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। नौकरशाही का क्या तात्पर्य है। भारत में जो सामान्य तौर पर न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज़ में सभी लोग मुंह से आपने सुना होगा नौकरशाही। संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। ये क्या लिख दिया है, ऐसा भारी भरकम थोड़ी न होता। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, बिल्कुल नहीं। संघीय ढांचे से नौकरशाही को कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला, आर्थिक वृद्धि राजनीतिक स्थायित्व न। लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा जो इम्प्लीमेंटेशन करता है लॉज को, वही क्या होता है, तो उसको कहा जाता है भारत नौकरशाही। जो आप बीपीएससी के द्वारा चुनकर जाएंगे, कोई यूपीएससी के द्वारा चुनकर आता है, वो सब के सब नौकरशाही में शामिल होते हैं और उन्हीं के लिए शब्द यूज किया जाता है लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला। पब्लिक इंटरेस्ट में जो लॉज बनते हैं, नीतियाँ पॉलिसी बनती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है वही होता है आपका कौन, तो क्या नाम था यार, नौकरशाही। एमपी लैड्स योजना, अगर आपने पिछला वीडियो भी देखा है तो ये योजना फिर से आ गई घूम फिर के। एमपी लैड्स योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फंड होता है जो उनको वार्षिक रूप से मिलता है अपने इलाकों में खर्चे करने के लिए। एमपी लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्ति जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। प्रत्येक संसद को एससी एसटी के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। क्या ये सही है क्या? चलिए अगला देखिए। एमपी लैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई किसी को निधि मिली 1,000 करोड़ रुपया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया मिली, 1 करोड़ रुपया मिली, 1 करोड़ 1,000 करोड़ बहुत पैसा हो जाता है। 1 करोड़ मिली, इसमें जितना उसने खर्च किया, जितना नहीं किया वो लैप्स हो जाएगा, ऐसा है क्या? कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण आवश्यक है। बताइए मुझे जरा इसका आंसर एमपी लैड्स का। इसके बाद भी इस तरह के डिटो कॉपी पेस्ट सवाल आए हैं, आप देखिएगा उल्टा कर। रिपीटेड सवाल है यूपीएससी का। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 यहाँ पर सही है। तीसरा गलत है, लैप्स नहीं होता है, ये अगले वर्ष में हस्तांतरित हो जाता है, ये अगले वर्ष में चला जाता है। अगर निधि खर्च नहीं हो पाया है तो उसको ऐड कर दिया जाता है, वो लैप्स नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरुआत 1993 में किया गया। इस योजना के तहत सांसद स्थानीय लोगों की आवश्यकता के लिए खर्चा वगैरह करते हैं और इस योजना के प्रत्येक सांसद को प्रदत्त निधि का कम से कम 15% अनुसूचित जाति या 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए जरूर खर्च करना पड़ता है। और अगर किसी संसद के क्षेत्र में SC ST आबादी नहीं है तो ढूंढकर किसी और के क्षेत्र में जाकर भी SC ST आबादी के लिए काम करेगा। आप समझ सकते हैं कि ST का कितना काम हो गया रहता है, लेकिन सारे के सारे फंड कहाँ जाते हैं? तो नेताजी के पिछले वाले पॉकेट में। एमपी लैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस योजना कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% का जिला प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है और इस निधि को संसद महोदय अपने आप ही खर्च नहीं कर सकते, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ विचार विमर्श करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर खर्च करना पड़ता है। अगला सवाल जरा देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। निम्न से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो,
उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। ये किस आयोग ने अपने सुझाव में कहा था? सीधा सीधा राज्य आयोग, केंद्र राज्य आयोग से पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सरकारी आयोग ने जो 1983 में गठित किया गया था, उसी ने ये बोला था कि जो राज्यपाल होना चाहिए वो बिल्कुल ही निष्पक्ष टाइप का व्यक्ति होना चाहिए, साधु आदमी होना चाहिए। लेकिन आपको ही पता है कि राज्यपाल महोदय किस तरह के होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है पिछले साल हुआ है। आप मुझे ज़रा इसका आंसर बताइए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। अगली बार यही सवाल पूछेगा। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, इसलिए कथन 1 यहाँ पर सही है। चूँकि राज्य की आबादी अलग अलग होती है तो आबादी को उस राज्य के जो मेंबर ऑफ सदन है उनसे डिवाइड करके उनके वोट का मूल्य निकाला जाता है 1000 के गुणनफल में। तो इसी के प्रकार से निकाला जाता है, इसलिए सबका वोट मूल्य अलग अलग होता है। अगला है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थापित नहीं की जाएगी। राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या? किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जब तक वो पद पर है तब उसका पैसा कौड़ी कम नहीं किया जाएगा, वेतन कम नहीं किया जाएगा। क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों को दोनों कथन सही हैं, दोनों को दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो कौन सा चीज़ होना जरूरी नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, विधानसभा का विघटन हो जाता है क्या? सस्पेंड होती है, विघटन हो जाता है? राज्य विधानसभा सस्पेंड होती है कि विघटित हो जाती है? गुरु सोचो। सुना है कभी राष्ट्रपति शासन जैसी कोई चिड़िया होती है? कभी सुना हो, किसी ने बोला हो गलती से कि राष्ट्रपति शासन होता है? कुछ कभी सुना हो चर्चा वर्चा में कहीं पर, है ना? बताओ क्या होता है। इतने देर से तो मैं रामायण भग पढ़ रहा था, आपको लग रहा था बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। करो इस सवाल को ज़रा। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाए जाना, स्थानीय निकायों का विघटन हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है ये निकालना है इसमें। अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो आपसे सवाल हल नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं तो करवाऊँगा ही। खुद से एक बार लेकर बैठा कीजिए और आंसर निकाला कीजिए। शब्दों को घेरिए, आंसर निकालिए इसका। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा के जैसे मैं पढ़ता रहूँगा तो कथा तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको एग्ज़ाम में कैसे हल करना है। इसको हल कीजिए ज़रा। राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, राज्य की मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है क्या? स्थानीय निकाय का विघटन हो जाता है क्या? चलिए बहुत देर हो गया, अब देखते हैं इसमें। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 और 3 नहीं होता है, दूसरा सही है यहाँ पर। राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता है, बल्कि उनका सस्पेंड होता है, निलंबित किया जाता है। स्थानीय निकायों का विघटन क्यों होगा भाई? राष्ट्रपति शासन लगा तो विधानसभा सस्पेंड हो जाती है, पहले विघटित हो जाती थी, लेकिन बाद में इस प्रावधान को बदल दिया गया। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती और तथा राज्य विधायिका का तो या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। कार्यपालिका बर्खास्त होती है, राज्य की जो विधायिका होती है वो सामान्य तौर पर निलंबित होती है। पहले इसको विघटित कर दिया जाता था, अब निलंबित होती है, सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि चुनाव आयोग ने बोला कि बहुत खर्चा होता है महाराज चुनाव करवाने में, आप राष्ट्रपति शासन खत्म करोगे फिर से हमें चुनाव करवाना पड़ेगा, इसलिए विघटन के प्रावधान को कमज़ोर कर दिया गया, अब सस्पेंड होता है। राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं, अतः राष्ट्रपति शासन के आवश्यक परिणामों में केवल राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाए जाना है, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। 1 और 3 यहाँ पर जो घटना है वो घटना घटित नहीं होती है। अगला सवाल इधर ही है क्या? हाँ, ये रहा। किसी राज्य के में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
मुख्य सचिव को राज्यपाल नियुक्त करेंगे। राज्य मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों के दोनों गलत है। मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य कैडर के वरिष्ठ अधिकारी को किया जाता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, वो आईएएस में से किसी एक को नियुक्त करते हैं और नियत कार्यकाल नहीं होता है। वो मुख्यमंत्री जी जब चाहें उनको हटा सकते हैं, तो इसका ध्यान में रखिएगा। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होती है। वह राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। मुख्य सचिव राज्य के अन्य मंत्रालय के सचिवों का भी प्रमुख होता है। मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कितना आसान सा सवाल पूछकर यूपीएससी ने फंसा दिया था बच्चों को। हम लोग पढ़ते ही नहीं राज्य प्रशासन को। अगला सवाल देखिए क्या है। भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। सीरियसली कीजिए, जरा इसको हल कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, कीजिए। अगला है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब जैसे ही उस पद पर बैठा अध्यक्ष हो गया सिविल सेवा बोर्ड का। क्या होगा इसका आंसर? पढ़ा है कभी आपने? कौन होता है कार्यपालिका शक्ति का प्रधान? चलिए देखते हैं। आप लोग सर में दर्द हो जाएगा। दोनों का दोनों गलत है यहाँ पर, क्योंकि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में। दो प्रकार के कार्यपालिका एग्जिस्ट करते हैं सामान्य तौर पर संसदीय प्रणाली के देशों में, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। वास्तविक कार्यपालिका जो होता है प्रधानमंत्री जी के हाथों में होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल यहाँ पर यह कि भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है? नहीं, कार्यपालक शक्ति जो भी है सब राष्ट्रपति जी में ही निहित होती है। सारे काम राष्ट्रपति जी के नाम से किए जाते हैं, विदेश में भी। ठीक है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यद्यपि मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, किंतु इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। और जो कैबिनेट सचिव होता है ना, वही सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। क्योंकि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव देश का सर्वोच्च आईएएस का पद हो गया। बहुत कम उम्र में अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश, अभी ग्रेजुएशन किया और आईएएस बन गए। तो लंबा कार्यकाल जब होता है तो कैबिनेट सचिव और इन सब पदों पर आप पहुँच सकते हैं, मुख्य सचिव वगैरह पर। अगर आप 30+ में फिर आईएएस वगैरह बनते हैं तो इस पदों पर पहुँचने की संभावना कम हो जाती है आपकी, है ना। अगला सवाल देखिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से हुई कहीं जाएगी। प्रधानमंत्री के नाम से भारत के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई होती है क्या? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही। अभी तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति जी के नाम से होती है सारी कार्रवाइयाँ, और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में कार्यों का बंटवारा कर देते हैं। नाम मात्र का प्रधानमंत्री जी अलग अलग मंत्रियों का नाम सुझाते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। अनुच्छेद 77(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक रूप से किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कथन 1 सत्य है, कथन 2 जो है असत्य है। राष्ट्रपति के नाम पर कार्य होता है। निम्न से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? मंत्रिमंडल सचिवालय कार्य पूछा गया है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता देना, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन मंत्रिमंडल का सचिवालय करता है क्या? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होता है वो करता है क्या? सेंट्रल सेक्रेटरी वगैरह जो होता है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका वित्तीय संसाधनों के आवंटन से कोई लेना देना नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है, किंतु मंत्रालय के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा नहीं किया जाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है वो कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होता है पूरा का पूरा वो सब प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करता है। ओके, बहुत ही सर्वोच्च पद होता है आईएएस का, है ना। इन सभी पदों पर जाना सभी का सपना होता है जो भी आईएएस वगैरह बनते हैं। आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक एसआई बच्चे का मुझे हर दूसरे दिन मैसेज आता है कि मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है। बीपीएससी में सेलेक्टेड कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी करते हैं, है ना। और सामान्य स्टूडेंट सोचते हैं कि एसआई बन जाएं, एसआई सोचता है बीपीएससी में चले जाएं। बीपीएससी में अगर एसडीएम नहीं मिला है तो अगली बार एसडीएम की सोचेंगे।
फिर आप यूपीएससी में जाते हैं, फिर यूपीएससी में आईपीएस या आईआरएस का पद मिला है तब आईएएस का पद सोचेंगे, और आईएएस में मिला है तो सोचेंगे डीएम बन जाएं या किसी और सर्वोच्च पद पर जाएं, फिर सोचेंगे सचिव बन जाएं। और संतुष्टि रहता है जीवन भर, व्यक्ति पदों के पीछे भागता रहता है और एक दिन जाकर कब्र के मुहाने पर खड़ा हो जाता है, ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कोई भी पद आपको खुशी नहीं दे सकती है। निम्न से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, यह बताना कि राष्ट्रपति जी को कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ये विवेकाधीन शक्ति होती है राज्यपाल की। मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते तो आसानी से निकाल सकते थे। मंत्रियों की नियुक्ति करना ये राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति नहीं होता, बल्कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा सुझाव दिया जाता है, उन्हीं को केवल नियुक्त किया जा सकता है, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। दूसरे को अगर आप एलिमिनेट करते तो आपका आंसर झट से 1 और 3 निकल कर आ जाता। जैसे राष्ट्रपति जी खुद के मन से मंत्री नियुक्त नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जो उनको सलाह देते हैं उस हिसाब से मंत्रिमंडल नियुक्त की जाती है। उसी प्रकार से राज्यपाल जी को सीएम जो होते हैं वो सलाह देते हैं और उसी प्रकार से नियुक्ति की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट है कि पहला कथन है ऑप्शन में कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में एक ही व्यक्ति को एक समय पर 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं क्या? ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर केवल सी सही दिया हुआ है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी यूपी और एमपी दोनों के एक साथ राज्यपाल थीं और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर क्या है कि ये उपराज्यपाल जो होते हैं ये राष्ट्रपति की तरफ से यूटी के प्रशासक के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर सही दिया हुआ है। 153 में राज्यपाल की चर्चा की गई है। 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है पहले किसी भी व्यक्ति को, इसलिए गलत है वो। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी गलत था और सी तो सही था। अगला है 239 के तहत विधायी व्यवस्था रखने वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बच्चे से यूपीएससी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि यूटी जो यूनियन टेरिटरी होता है उसके जो गवर्नर होते हैं उनको उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है? उपराज्यपाल क्योंकि वास्तविक में इसके प्रशासक भारत के राष्ट्रपति महोदय होते हैं और राष्ट्रपति जी अपनी तरफ से उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं यूटी के प्रशासन के लिए, और उपराज्यपाल के अंतर्गत यूटी का विधानसभा कार्य करता है, वहाँ का मंत्रिमंडल कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। आंसर को जरा मैं ढक देता हूं वरना आप लोग चोरी कर लेंगे। जरा इसका आंसर निकालिए। क्या है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मैं बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि सही बोल रहा है मास्टर, खुद से जरा सोचिए। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बताइए इसमें से कौन सा सही कथन है? बहुत ही आसान सवाल, 3 आसान से सवाल दिए गए। आपको ये दिख रहा है क्या? जितने मैंने अभी तक करवाए हैं पॉलिटी का 3 भाग, संविधान का मूल चीज़, मूल अधिकार, डीपीएसपी, ये सब चीज़, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, घूम फिर कर इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। जरा इसका हल निकालिए, क्या होगा इसका, एक बार कोशिश कीजिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, न कि संसद के प्रति। आपने शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है संसद। आप सोच रहे होंगे पहला कैसे गलत हो गया? संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों आता है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, लोकसभा और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, कब आपको दिखेगा। इस बार भी यूपीएससी ने इसी प्रकार से फंसाया है, एक एक शब्द करके, और अगली बार भी यही होगा।
इसलिए पहला यहाँ पर गलत है, पहला यहाँ पर गलत। अब जरा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का कमाल देखिए, अगर आप पहला को एलिमिनेट कर लेते तो आपका 3 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो रहा था, एक ही आंसर निकल कर आ रहा था, तो दूसरा और तीसरा सही है। एक को अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है बंधुओं, दूसरा तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला सवाल है कि भारत का महान्यायवादी, देखिए सवाल के ऑप्शन ले आता हूँ। हाँ, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा किसी समिति के सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा मतदान कर सकता है। लोकसभा मतदान कर लेगा क्या? इतनी बड़ी हिम्मत हो गई क्या? ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट देंगे। लोकसभा का जो सदस्य नहीं है वो लोकसभा मतदान कैसे कर सकता है? न्यायवादी बैठ सकता है वहाँ पर लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। चौथा गलत है ना, चौथा गलत है। तो चौथा गलत है तो कौन कौन से कटेगा? एक ही कट रहा है यहाँ पर। बाकी जो पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती। महान्यायवादी के विषय में भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 में उल्लेख किया गया है। तो कृपया करके ध्यान में रखें, महान्यायवादी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहें तब इसको हटा देते हैं। अगला क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखवाएंगे। किस किस चीज़ों को या किन किन चीज़ों को संसद के पटल पर रखवाते हैं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है उसको सदन के पटल पर रखते हैं। लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन को, लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन को रखते हैं। कैग के प्रतिवेदन को, कैग जो होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 उसको पटल पर रखते हैं, उसके रिपोर्ट को। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को, रिपोर्ट को रखते हैं पटल पर। पटल पर रखने का मतलब है कि ये सारे जो हैं ये संवैधानिक बॉडीज़ हैं और ये सभी संवैधानिक बॉडी राष्ट्रपति जी को अपना रिपोर्ट देते हैं। राष्ट्रपति जी फिर संसद के दोनों पटल पर इसको रखते हैं और वहाँ पर फिर इस पर डिटेल में चर्चा होती है। जैसे लोकलेखा समिति जो है ये क्या होता है, तो लोकलेखा समिति अपना रिपोर्ट देती है, फिर कैग इसमें मदद करता है और विपक्षी पार्टी के जो नेता होते हैं वो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं अभी के परंपरा के अनुसार। तो ये यहाँ पर पूछा गया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें से हो सकती हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 2012 में पूछा गया था, शानदार सा सवाल है। 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति महोदय सदन के समक्ष नहीं रखते हैं, बल्कि होता क्या है, तो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। जब मैंने आपसे बोला कि ये सारे संवैधानिक आयोग हैं तो आपने ये चीज़ गौर नहीं किया कि लोकलेखा समिति संवैधानिक आयोग नहीं है बल्कि संसदीय समिति है ना। जबकि लोकलेखा समिति एक संसदीय समिति है जिसका कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करना है। कैग का काम क्या होता है? कैग दरअसल ऑडिट करती है, पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं। पोस्टमार्टम का मतलब मृत्यु हो चुकी है, अब उसके कारणों की पता लगा चुके हैं, सड़क बन चुकी है, अब सड़क बनाने में कितना कितना खर्च हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर उसमें खर्च ज़्यादा हुआ है तो कैग अपनी रिपोर्ट में क्या बोल देती है कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने में घोटाला हुआ है। घोटाला शब्द यूज नहीं करती, बोलती है कि इसमें अनियमितताएं देखी गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन में अनियमितताएं देखी गई हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में एक ही मोबाइल नंबर से 10-10 लोगों के अकाउंट पर 5-5 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। ये कैग अपनी रिपोर्ट बता देती है। उसके पश्चात से लोकलेखा समिति उस रिपोर्ट की जांच करती है और फिर सरकार को घेरने की कोशिश करती है, सरकार से जवाब मांगती है। यही लोकतांत्रिक तरीका है। अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। इस प्रकार उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में विकल्प सी यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। विकल्प सी है, जो लोकलेखा समिति है अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। भारत के संविधान के अनुसार 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन पर रखवाता है। 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति कैग के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखवाएगा और राज्य में राज्य के राज्यपाल रखवाते हैं। SC/ST आयोग के जो रिपोर्ट होते हैं उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है और वो वहाँ पर अपनी विधानसभा में रखते हैं। अगला सवाल जरा देखिए, शानदार सा सवाल है। ये 2012 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, जरा इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा इसको देखिए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी इस तरह का हो सकता है कि अभी संसद के सदन में से किसी का भी सदस्य नहीं है लेकिन उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया है और 6 महीने के पश्चात वो सदन भी किसी भी सदस्यता ले सकते हैं 6 महीने के अंदर?
जरूरी नहीं है कि वो सदन के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। क्या कोई प्रधानमंत्री अगर केवल राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल गलत। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से चुनकर आते थे। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए क्या यह अनिवार्य है? अगला है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य वाला गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनको लग रहा होगा, इमोशनल हो रहे होंगे। आन बान शान की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसे कैसे हो जाएगा कि 6 महीने के अंदर चुन के आए। वो तो तभी नियुक्त होना चाहिए जब वो संसद का सदस्य ऑलरेडी हो। ऐसा कुछ नहीं है गुरु। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है और मंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है। वो 6 महीने के अंदर देश में कहीं से भी लोकसभा या राज्यसभा में चयनित होकर आ सकते हैं और प्रधानमंत्री का पद वो ग्रहण कर सकते हैं ऑलरेडी। और भले ही वो संसद के सदस्य वर्तमान में नहीं हैं, किसी भी सदन के नहीं हैं, 6 महीने के भीतर वो किसी भी सदन की सदस्यता ले सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यही सत्य होगा। वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी से भी नहीं हो सकते हैं। 6 महीने के अंदर उनको दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ए। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोगों को सुरक्षित करने के साथ भारत में कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? कैग का इंपॉर्टेंस पूछा गया है आप लोगों से, ज़रा इसका इंपॉर्टेंस मुझे बताइएगा। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं बड़े बड़े, इनको पढ़िए ज़रा और निकालिए कैग का इंपॉर्टेंस क्या है। कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, तो जब इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जाती है, तो कैग जो है वो संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण कर लेता है। क्या लग रहा है आपको तार्किक होगा? कैग के मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रम पर जारी किए प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। ये तो सही हो सकता है भाई, ये तो कुछ तो ऐसा सुना है, सुना लग रहा है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। कैग की ऐसी निश्चित न्यायिक शक्ति प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों को लेखा परीक्षा लेखा जांचते समय वह कानून को उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सके। कैग को कोई इस तरह की शक्ति भी प्राप्त है क्या कि कानूनी रूप से वो कर देगी? इतना है क्या भारत में? आपको लग रहा है होगा? कैग बेचारे को केवल एक ही चीज़ की शक्ति प्राप्त है कि वो ये बता दे कि देखो भाई साहब ये आदमी चोरी कर रहा है। वो बता दिया, फिर वो अपना घर चला जाएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिपोर्ट जो है वो लोक लेखा समिति को सौंप देगा। लोक लेखा समिति उसको पटल पर उठाएगी। जब किसी देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, मीडिया मजबूत होती है, तो लोक लेखा समिति जब कैग के रिपोर्टों के बारे में पब्लिक में चर्चा करती है तो उससे मीडिया हाथों हाथ उठाती है और ये बताती है देश के लोगों को कि देश में इस योजना सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। इन योजनाओं में इस योजना में घोटाला हुआ है। याद कीजिए कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। उन सब के उदय में कैग का और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि उस समय ये बॉडीज़ स्वतंत्र रूप से काम करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जरा ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 4, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई जांच एजेंसियां कैग के रिपोर्ट का तो बिल्कुल यूज कर सकती हैं। अगर कैग ने बोला है कि फलाना योजना में घोटाला हुआ है तो निस्संदेह सीबीआई अगर उसकी जांच करेगी तो उसको घोटाला पकड़ सकती है। तीसरा तो गारंटेड सही होना चाहिए, तीसरा तो गारंटेड सही होना चाहिए, चौथा गारंटेड गलत होना चाहिए, क्योंकि उसके पास में क्या है, ये सब कुछ भी शक्तियाँ हैं नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है यहाँ पर, चौथा बिल्कुल गलत है। अभियोग और कानून वगैरह उल्लंघन करने पर कार्रवाई की कोई शक्ति नहीं है उसके पास में, वो केवल और केवल रिपोर्ट दे सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। नहीं आ रहा होगा आपको, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। इस तरह की चीज़ों को ना नया चीज़ जब भी मिले तो उसको पढ़कर नोट करके रख लिया कीजिए। मैंने बताया था कि MCQ का शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही चाहिए। MCQ का शॉर्ट नोट जो लोग नहीं बना रहे हैं बहुत पछताने वाले हैं। PT एग्जामिनेशन से पहले कोई फिर बहुत पछताएंगे, फिर वो ढूंढेंगे रिवीजन कहाँ से करें MCQ का, क्योंकि सोर्स तो आप 1000 लेंगे, रिवीजन करते समय आपको मिलेगा नहीं। वीडियो बाय वीडियो देखते फिरेंगे क्या कि बुक बाय बुक पलटेंगे। MCQ का नोट्स बना लो गुरु। HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। भारत का संविधान परिभाषित करता है।
भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जरा एक बार निकालिए। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जरा काटिए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। परिभाषित नहीं करता है, 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तीसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है, और संसद में ही शक्ति निहित होती है, तो चौथा बिल्कुल सही होगा। 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1 2 4 हो जाएगा। सत्यपाल समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट किए गए 1963 के विधेयक का संसद की संयुक्त समिति 69-70 भार्गव समिति द्वारा पूर्णावलोकन किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय की अवमानना की अधिनियम 1971 अधिनियमित किया गया था। यह कथन सत्य दिया हुआ है। और 129 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की, और अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालय को इसी संबंध में शक्ति दी है। अवमानना का तात्पर्य होता है कि अगर न्यायालय के किसी आदेश को आपने मानने से मना कर दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आपके ऊपर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ही कहा जाता है, क्या बोला जाता है, तो न्यायालय की अवमानना कहा जाता है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं, आर्टिकल 129 में और आर्टिकल 215 में। इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। दरअसल किसी भी चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया संविधान में, संविधान को भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। परिभाषित वाला शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। अगला उत्तर पर आ जाइए। उत्तर देख लिया होगा चोर लोगों ने। देखो, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फार्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी विधिक फार्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉरपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर होते हैं। जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं उनको मान्यता मिला हुआ है, लेकिन कॉरपोरेट वकील और जो प्राइवेट वकील होते हैं, पेटेंट वाले वकील होते हैं, उनको मान्यता नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर यह कहा गया है विधिक विशेषज्ञ बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा, कानून की शिक्षा और विधि महाविद्यालय की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति है। जो विधिक परिषद है, बार काउंसिल है, बार काउंसिल होता है वकीलों का काउंसिल जैसा होता है। बार काउंसिल आपने सुना होगा। तो बार काउंसिल को ये शक्ति दी गई है कि लॉ कॉलेज को मान्यता वगैरह दे। बार काउंसिल को ये शक्ति दी गई है क्या? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 यहाँ पर सही है, पहला बिल्कुल गलत दिया हुआ था। देखिए क्या लिखा हुआ, बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि विश्वविद्यालयों को मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति दी गई है कि किस विद्यालय को मान्यता मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में नियम बनाने के लिए शक्तियाँ दी गई हैं बार काउंसिल को। उनको मान्यता देने का अधिकार नहीं बल्कि नियम बनाने का काम सौंपा गया है, और ये कर सकते हैं ये। इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। बार काउंसिल के बारे में सवाल पूछा था आपसे। तो अगला सवाल बड़ा ही खतरनाक सा है कि भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश मैडमस नहीं होगा। मैडमस जो परमादेश रिट है वो जारी नहीं होगा किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सरकारी काम नहीं सौंपा गया हो, उसके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। चलिए, पहला स्टेटमेंट हो गया। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैडमस जारी नहीं होगा। कोई भी लोक प्रबंध व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटिशनर हो सकता है। कोई भी पब्लिक का व्यक्ति अधिकार परीक्षा, जिसको क्यो वारंटो कहा जाता है, ये अलग अलग रिट के नाम हैं। संवैधानिक उपचार प्रदान किया गया आप सभी को, मुझे, आप सभी को, जिसमें क्या है कि मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है इन्हीं रिटों के माध्यम से। तो आपसे ये पूछा गया है कि कोई भी पब्लिक व्यक्ति है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, उसको अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करना है तो न्यायालय में जाकर वो पिटिशनर बन सकता है क्या? ये पूछा गया है आपसे। रिट से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। परमादेश ये इस बार पीसीएस में, इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया था। न्यायालय से एक आदेश के रूप में न्यायिक उपाय है, यह किसी प्राधिकरण को वैधानिक प्रावधान के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए इसका उपयोग निचली अदालत में किए गए आवेदन पर एक विशिष्ट कार्रवाई हेतु मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अदालत एक या दूसरे तरीके से शासन करने से इनकार करती है तो अदालत को आदेश देने के लिए परमादेश का उपयोग किया जा सकता है, मैडमस का उपयोग किया जा सकता है। जितने भी रिट हैं, मैं आपसे यही बोलूँगा कि एक बार किताब खोलिएगा, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान होता है, कुछ भी इसमें खास नहीं होता है। इसको उदाहरण के साथ हमेशा समझिएगा।
उदाहरण एक दो देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, और हर किताब में उदाहरण सहित समझाया हुआ होता है। आप इसको खोलकर उदाहरण सहित पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक सवाल अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, रीट से घुमा फिरा के 2-3 साल में पूछ लेता है, इसलिए इसको कर लीजिएगा। पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है रीट, आपको पता भी होने चाहिए। अगला सवाल पर हम लोग आ गए हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, उनके पहले अनुमति से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो भारत के सीजे हैं उनके द्वारा, उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त, उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। जो आदमी रिटायर्ड है उनको सीजीआई के पद पर बिठाया जा सकता है कार्य करने हेतु भारत के राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति से। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास में है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को उन्हीं के निर्णय की पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की ही खुद से ही समीक्षा कर सकता है, पलट भी सकता है, जिसके कई सारे में उदाहरण भी मिलते हैं। बताइए जरा इसका आंसर। एक बार फिर से पढ़िए पहले स्टेटमेंट को, देखिए उसमें क्या बोला गया है। मैं चुप हो जाता हूँ, पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो आप खुद से पढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैं तो बोल देता हूँ। पहले का आंसर जरा इसका देखिए क्या होगा। 2021 का सवाल है, शानदार सा सवाल है। केवल 1 यहाँ पर सही होगा, केवल 1 यहाँ पर सही होगा। देखिए इसका विश्लेषण क्या दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्ह हो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है कि आप आइए, बैठिए और हमारा यहाँ पर काम में मदद कीजिए। इस प्रकार के काम हो सकते हैं। ठीक है। अगला है कि न्यायिक समीक्षा शब्दावली का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा को बंद स्पष्ट है। उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों का अधिनियम और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यदि वे संविधान को उल्लंघन करते हैं तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और 137 के तहत न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है, विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। हाई कोर्ट को इसके संबंध में शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इसके संबंध में शक्तियाँ दी गई हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट, प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको लिख कर दे दिया है, अब पूछा है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं इसमें हम लोग कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होगा। और 142 की जहाँ पर बात आ जाएगी वहाँ पर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्राकृतिक न्याय, टोटल जस्टिस इसको कहा जाता है। ठीक है। और जहाँ पर ये अवधारणा आ जाती है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद के द्वारा बनाए गए नियम, ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट को पालन करना ही है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पालन के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी शक्तियाँ मिल जाती है। आर्टिकल 142 सबसे बड़ा वेपन है सुप्रीम कोर्ट का, और आर्टिकल 142 के तहत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार संसद के द्वारा बनाए गए कानून और इन सब चीज़ों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। बियॉन्ड उसके भी जाके वो न्याय के लिए फैसला दे सकता है, और ये बड़ा ही शानदार सुबंध हमारे संविधान में किया गया है। इसको प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अगला सवाल देखिए क्या है बंधुओं, यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर डिक्री आदेश पारित करता है। अगर जरूरी हो तो किसी भी पेंडिंग मामले में आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश देश भर में लागू होगा। संसद में कानून लागू करने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। भारत के संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया था। आप मुझे बताइए, 44 तो आपातकाल के बाद पारित किया गया था,
तो क्या इसमें ऐसा किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा वो न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू के परे है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता है क्या? अगर चुनाव में धांधली का आरोप लगेगा तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा क्या? और ये आपातकाल के बाद लाया जाएगा या आपातकाल से पहले लाया जाएगा? भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। NJAC इतनी बार पढ़ाया है, देखिए UPSC PT में पूछा हुआ है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि आर्टिकल 50 यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो पावर ऑफ डिवीजन का सिद्धांत दिया गया है, जहां पर न्यायपालिका खुद को कार्यपालिका और विधायिका से जो अलग रखेगी, उस सिद्धांत का उल्लंघन करता था। इसमें जजों की नियुक्ति को लेकर ऐसे प्रावधान किए गए थे जहां पर कानून मंत्री जजों की नियुक्ति में भाग ले रहे थे, इसलिए इसको तो रद्द किया ही गया था। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? केवल B यहाँ पर सही है, पहला गलत है, पहला बिल्कुल गलत दिया हुआ है। 44वें संविधान संशोधन में नहीं बल्कि 39 संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संविधान में 329A को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी जी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बिल्कुल मल्ल युद्ध चल रहा था और दोनों एक दूसरे को पटकने में लगे हुए थे। तो उसी समय की ये बात है जब इंदिरा गांधी धराधर संविधान संशोधन कर रही थी और अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 78 के द्वारा ये जो संशोधन किया गया था, इसको निरस्त किया गया। 44 के द्वारा इस प्रावधान को निरस्त किया गया और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी का जो इलेक्शन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, जुडिशियल रिव्यू से ये परे नहीं होगा। तो इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कितना सारा फैक्ट आप लोग का कवर हो रहा है, पूरा पॉलिटी यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा है जबकि इसमें कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, अगर आप सही से एलिमिनेट करेंगे तो बकवास सवाल होता है। न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या बोला गया भाई, क्या बोल रहे हो तुम? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष उसको अस्वीकार कर सकते हैं? ऐसा कैसे? सरकार पर भी अगर अविश्वास प्रस्ताव चलाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो भी लोकसभा अध्यक्ष उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फिर भी न्यायाधीश महोदय हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो पहला तो मुझे सही नहीं ही लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं क्या ये सही होता है क्या। भारत का संविधान या परिभाषित, फिर आ गया संविधान परिभाषित। संविधान और परिभाषित का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। जहाँ पर किसी न्यायाधीश को हटाना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, प्रधानमंत्री, किसी और संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को हटाना हो, तो क्या वहाँ पर संपूर्ण रूप से डिफाइन किया गया है कि क्या क्या कदाचार मानेंगे, क्या क्या अक्षमता मानेंगे? संविधान परिभाषित किया गया है। परिभाषित शब्द से तो संविधान का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो दूसरा भी गलत लग रहा है। तीसरा चौथा पढ़े बिना एक बार देखते हैं ऑप्शन लगा कर, क्या पहला दूसरा काटने से आंसर आ रहा है क्या? पहला काट दिया, पहला काट दिया, पहला काट दिया, दूसरा भी काट दिया, तीसरा दोनों में है तो तीसरा तो गारंटेड सही हो गया है गुरु। अब चौथा हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एलिमिनेशन इसमें नहीं लग रहा है। चौथा अगर सही होगा तो अपना आंसर मिल जाएगा और अगर नहीं सही होगा तो भी मिल जाएगा। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि संसद के दोनों सदन से पारित होना चाहिए, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन की कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। बिल्कुल सही बात है। जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर किसी और संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो चौथा तो बिल्कुल सही लग रहा है, चौथा बिल्कुल सही लग रहा है। 2/3 मेजोरिटी ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है, 3 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ। इस प्रकार से आप कठिन से कठिन दिखने वाले सवालों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि नहीं पता होगा आपको, किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि कानून की बातें हैं, कौन पढ़ता है इसको? ज़रा पढ़िए ध्यान से। आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन तीसरे से आसान चौथे को हल करना है, पढ़िए ज़रा।
कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। कभी सुना भी था कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? नहीं सुना था, तो उसको पढ़कर समय बर्बाद क्यों करना? छोड़ दीजिए, नहीं पता मुझे। चौथा पढ़ते हैं, चौथा को एलिमिनेट करते हैं। चौथा सही होगा तो आंसर निकालेंगे, नहीं सही होगा तो भी आंसर निकाल लेंगे। इसी प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। कृपया करके थोड़ा सा तकनीक में सुधार कीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। कई बार सवाल आसान होते हैं, बस देखने में बड़ा होता है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को, सेंट्रल के किसी एक्ट को सांविधिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती। सेंट्रल के किसी एक्ट को हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकता है क्या? आपको लग रहा है ऐसा? भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्या बच्चों वाले सवाल दिया! ये तो जुडिशियल रिव्यू जिन ने पढ़ा होगा उन सबको पता होगा कि दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं। दोनों गलत दिए हुए हैं। बिल्कुल हाई कोर्ट के पास में अधिकार होता है कि सेंट्रल संसद के द्वारा पारित किसी कानून पर भी वो उसका पुनरावलोकन कर सकता है। और भारत के कोई भी संशोधन हो, कोई भी आदेश, कोई भी अधिकार, कोई भी संशोधन, कोई भी कानून, सबका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। केशवानंद भारती के पश्चात तो संविधान के किसी भी भाग का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ होता है भाई? क्या अर्थ होता है? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। जैसे लग रहा है पॉलिटी का नहीं, हिंदी का टेस्ट हो। इंग्लिश में भी ऐसे ही शब्द लिखे होते हैं। अगर इंग्लिश वाले को लग रहा है कि हमारे में कोई और वर्ड लिखा हो, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स होता है। थोड़ा सा हल्का जरूर पड़ेगा आपको, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। न्यायपालिका के सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण का तात्पर्य होता है कि राष्ट्रपति जी ने अभी अनुमति नहीं दी है, एक्ट नहीं बना है, और पहले ही सुप्रीम कोर्ट उस पर कमेंट करने लग जाएगा। पहले राष्ट्रपति जी उस पर मुहर लगा देंगे, तब तो वो अधिनियम बनेगा और तब उसका पुनरावलोकन हो सकता है। ABC में से कोई आपको सही लग रहा है? चलिए D भी पढ़कर देख लेते हैं, आंसर फिर निकालेंगे। न्यायपालिका के समान या भिन्न वादों पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णय का पुनरीक्षण करना। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य होता है कि कार्यपालिका, विधायिका जो भी काम कर रही है ना, उसको बैठकर देखना कि संविधान के दायरे में कर रही है या नहीं कर रही है। वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधियों और कार्यपालिकाओं के आदेश को, विधियों यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के आदेश को संवैधानिकता के विषय में सही है कि गलत है, संविधान का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके आधार पर उसकी जांच पड़ताल करना, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। भारी भरकम शब्द लिखा हुआ था, सवाल में कोई जान था ही नहीं। ग्राम न्यायालय के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। ग्राम न्यायालय के बारे में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम लोग इन टॉपिकों को इग्नोर करते हैं पॉलिटी में। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल, फिर से दे दिया, सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं कर सकता। केवल शब्द लिख दिया। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ व सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। स्थानीय लोग, सामाजिक सहकारितावादी, सक्रियतावादी यानी कि कोई सोशल एक्टिविस्ट है या स्थानीय सामाजिक कोई प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको मीडिएटर के रूप में ये स्वीकार करता है क्या? यही आपसे पूछा गया है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही है, पहला गलत है। ये आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है, इसलिए यहाँ पर पहला गलत है। केवल शब्द लिखा हुआ था। एलिमिनेशन के तकनीक में मैंने केवल को एलिमिनेट करना सिखाया था, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। और ग्राम न्यायालय की खासियत यही होती है कि वहाँ पर मध्यस्थ वगैरह उपस्थित होते हैं। इस अधिनियम के धारा 3 में धारा 11 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल और दंडिक दोनों प्रक्रिया की सुनवाई कर सकता है और मध्यस्थ यहाँ पर होते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन है? ये सवाल बड़ा विवादित रहा था, क्योंकि वैसे इसका आंसर क्या होगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। लेकिन राष्ट्रपति जी जो शपथ लेती हैं, राष्ट्रपति महोदया, तो उसमें संविधान के संरक्षण की भी बात करती हैं। लेकिन अंततः यूपीएससी ने बोला कि भाई इसका डी ही होगा, और हमसे पूछे तो भी डी ही होगा। तो इस संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही माना जाता है। शानदार सा सवाल था ये।
अगले सवाल पर आते हैं डायरेक्ट हम लोग। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपको पता होगा, मूल अधिकारिता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट ही केवल कर सकती है। केंद्र और राज्य के विवाद या दो से अधिक राज्यों के विवाद का हल केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही किया जा सकता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, रिट अधिकारिता क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का नामक एक चैप्टर होगा जिसको आप अगर पढ़ लेंगे तो हाई कोर्ट भी आपका कंप्लीट हो जाए। कुछ ही चीज़ें अलग हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है? संसद में निहित होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही आसान सा सवाल। कुछ दिन पहले ही भारत के न्यायालय में 34 किया गया है संख्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में संसद के द्वारा बढ़ाया गया है। निम्न से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के विवाद, संसद किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और चौथा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही हटाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के CJI द्वारा हटाया जा सकता है क्या? आपको लग रहा है कि ये सही होगा? न्यायाधीश का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के पश्चात ही की जाती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यहाँ पर सही है, बाकी सारे यहाँ पर दूसरा चौथा सब गलत दिया हुआ था। दूसरा चौथा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगले, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवास वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी सुनिश्चित करने के लिए, कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से मंत्रालय केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है जो अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार के मान्यता अधिनियम 2006 को प्रभावी बनाता है? ये कौन सा मंत्रालय है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जिसका काम है कि 2006 का जो अधिनियम है उसको लागू किया जाए। क्या बोला गया? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 धारा 11 में यह प्रावधान है कि जनजातीय कार्य संबंधित केंद्र सरकार का मंत्रालय या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। अतः विकल्प डी यहाँ पर सही दिया हुआ है। इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि फलाना जो योजना है या कोई एक्ट है वो किस प्रकार से लागू किया जाता है। स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक प्रत्यायोजन का। किसका प्रयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग होता है। क्या? तो स्थानीय सुशासन, लोकल जो बॉडीज हैं वो, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो पंचायत हो, दोनों की ही बात हम इसमें करेंगे। ओके, अगला सवाल है, इस सवाल को जरा हल कीजिए। इसमें ऑप्शन निकाल कर देखिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है क्या? पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। इसका आंसर क्या होगा? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला स्टेटमेंट सही है क्या? 25 साल तो विधायकों के लिए होती है क्या? सांसदों के लिए होती है? पंचायत के लिए भी होता है क्या? पहले का आंसर हो जाएगा बी, केवल बी दूसरा सही है। पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगर पंचायत कोई भंग हो जाती है और नई पंचायत का गठन होता है तो बाकी बचे हुए समय के लिए ही वह कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। पहला क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भाई 25 वर्ष नहीं होगा, ये 21 वर्ष इसका उत्तर होना चाहिए। 21 वर्ष कम से कम आयु चाहिए पंचायतों में चुनाव में भाग लेने के लिए। अगर आप 21 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो पंचायत के चुनावों में भाग ले सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? मूल उद्देश्य इसका क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज का विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल
मोबिलाइजेशन। अब मुझे बताइए इसमें से क्या क्या इसका मूल उद्देश्य है। हो सकता है कि कुछ आपको उद्देश्य लग रहा हो, लेकिन वो मूल उद्देश्य उसका ना हो, मुख्य पर्पस ना हो उसको बनाने का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। आपको दूसरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। राजनीतिक जवाबदेही नहीं, बल्कि विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यही 2 मुख्य मूल उद्देश्य होते हैं लोकल बॉडी बनाने के, पंचायती राज बनाने के। राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करना मूल उद्देश्य नहीं होता है। हम लोगों पर राजनीतिक चीज़ों की जिम्मेदारी थोप नहीं रहे हैं, बल्कि हम ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। इसलिए इसका पहला और तीसरा हो जाएगा। अगर आप दूसरे को एलिमिनेट करते तो आसानी से आपका आंसर निकल कर आ रहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सवाल आपको आसान लग रहा है ना? यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप डी मारेंगे, मुझसे लिख लीजिए, आप 1 2 3 4 मार कर आ जाएंगे, क्योंकि आपको चारों ही सही लग रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों का गठन किया गया था। पेशा अधिनियम आया है अगला बंधुओं, पेशा अधिनियम है, जरा इसको हल कीजिए। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पीईएसए अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? पेशा का एक उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। सुशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। इसमें से कौन सा पेशा अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य नहीं है? आसान सवाल नहीं है ये, हल कीजिए इसको। पॉलिटी का जो मैंने टेस्ट लिया है उससे मैं हल करवा चुका हूँ आप लोगों से। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर होगा। जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण, इसमें कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं किया गया है कि स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण होगा, बल्कि इसका आंसर होगा स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आसान सवाल नहीं था, शानदार सा क्वेश्चन था, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते थे एक ही तरह के आंसर से। ओके, अगला सवाल है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्माणाधीन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होता है? तो यहाँ पर प्राधिकारी होता है मुख्य रूप से ग्राम सभा। उसी एक्ट के तहत में ग्राम सभा को ही अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी चीज़ के विस्तार या निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। गांव से प्रारंभ होगा, ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया है। इस पर यूपीएससी ने 2018 में रिपीट करके फिर से सवाल पूछा था कि इस अधिनियम के अनुसार वन अधिकारों के प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने, उससे संबंधित दावों की सुनवाई का अधिकार ग्राम सभा को है। अतः विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? ग्राम सभा की भूमिका कठिन सवाल है ये, इस तरह के सवाल आसानी से आप हल नहीं कर पाएंगे। चर्चा में रहता है जनजातीय क्षेत्र, पंचायती राज, ग्राम सभा, ये सब क्या है कि अधिनियम 1996 के अंतर्गत क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र जिनका डिफाइन किया गया संविधान में, वहाँ तक क्या बोला गया? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्व लाइसेंसिंग प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। ये पूछा गया है आपसे, इनमें से कौन कौन सी शक्तियाँ पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम में उनको शक्तियाँ दी गई है? तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा अथवा पंचायतों सलाह लेना जरूरी होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होगी। अतः कथन 1 बिल्कुल सत्य है। दूसरा भी सत्य है कि वन उपज पर उनका स्वामित्व होगा, लघु वन उपज पर। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में
केवल लघु खनिजों के मामले में खनन का पट्टा प्रदान करने के लिए उनको छूट ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य होता है। लघु खनिजों के खनन के लिए ग्राम सभा का अनुमति आवश्यक होता है। अगर बड़े स्तर पर खनिज वगैरह का हमें खनन करना है तो उसके लिए आवश्यक नहीं होता है। अतः कथन 3 यहाँ पर असत्य दिया हुआ था। ये लोकल बॉडी से जुड़े हुए जो कानून हैं उसके कारण से ये अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं और उसी के अधिकार से आपसे सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है कि भारत में महानगर योजना समिति पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। यह महानगरीय क्षेत्र में सरकार के प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है आपसे, तो इसका 1 और 2 सत्य होगा। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्या है इसमें मैं पढ़ देता हूँ आपको। तीसरा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। खैर चलिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ कि आर्टिकल 243(1) के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए, जितने भी बड़े महानगर के क्षेत्र हैं, विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसलिए ये तो सत्य है, पहला भी सत्य था। तीसरा में क्या सत्य है कि महानगर योजना समिति का कार्य केवल विकास योजना को राज्य सरकार तक भेजना है, न कि सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करना है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का भी पूर्ण स्वामित्व पूरा करती है। नहीं, लागू करने का स्वामित्व महानगर योजना समिति के पास में नहीं होता है, बल्कि योजना केवल आप स्टेट गवर्नमेंट तक भेज दीजिए, लागू करना पूर्ण रूप से राज्य सरकार का काम होता है। इसलिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ था वो असत्य दिया हुआ था। अगला है आपका संविधान संशोधन 73वां अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश से पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। निम्नलिखित किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो 73 संविधान संशोधन के द्वारा किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई है? जिला योजना समिति के गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, और तीसरा जो है यहाँ पर वो सही दिया हुआ है, पहला ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जिला योजना समिति को गठित करने का प्रावधान 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका से संबंधित खंड में किया गया है, और यहाँ पर तो 73 संविधान संशोधन पंचायत वाला पूछ रहा है, जबकि जिला योजना समिति तो नगर पालिका को लेकर जो संशोधन हुआ है उसमें लाया गया था। इसलिए पहला ही गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा तो 3 स्टेटमेंट को हम लोग काट देंगे और अपना उत्तर सी निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। आपको ये देखना चाहिए था कि जिला योजना समिति ये 74 संविधान संशोधन में गठित किया गया था, नगर पालिका के लिए गठित किया गया था, न कि ग्राम पंचायत के लिए। इसलिए पहला ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर निकल कर दूसरा और तीसरा आ जाएगा। इस तरह के जो सवाल होते हैं देखने में आपको कठिन लगेंगे, लेकिन एक एलिमिनेट कीजिए केवल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल संविधान संशोधन से है। देखिए जरा क्या है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ये कब होता है? संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, तो पहला ही काट देंगे हम लोग, पहला ही काट देते हैं। दूसरा तीसरा तो पढ़ा भी नहीं है। इसका आंसर दूसरा और तीसरा निकल कर आ जाएगा कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वो अपनी अनुमति दें। ये बिल्कुल सही होता है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध भी नहीं है। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कथन 1 यहाँ पर सही नहीं था, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही था। अगला सवाल देखिए क्या है। आयोग और अधिकरणों से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। काफ़ी कठिन सवाल है ये, इसको इतना आसानी से हल नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं कि केवल फैक्ट यूपीएससी नहीं पूछती, उनके लिए सवाल है ये। यहाँ पर नंबर देकर पूछा हुआ है, अंक देकर पूछा हुआ, बताइए सही या गलत है। कि विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण, सर्विस अथॉरिटी, लीगल और सर्विस अथॉरिटी, इनमें से किस प्रकार के नागरिकों को
निःशुल्क विधिक सेवाएं देते हैं। कई सारे नागरिक होते हैं विशेष प्रकार के, भारत में ही हैं, जिनको निःशुल्क विधिक सेवा भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो किसको किसको निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध करवाया जाता है, ये आपको चुनना है। जरा ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले ओबीसी के सदस्यों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। किसको भारत सरकार फ्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाती है? सरकार कानून तक सबकी पहुंच के लिए, जस्टिस के लिए फ्री में सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? काफ़ी कठिन है ये। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 और केवल और केवल 1 और 2। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति, गरीब वर्ग और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को ये सेवा प्रोवाइड करवाई जाती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत विधिक सेवा प्रदान करने हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम वार्षिक आय निर्धारण करने की शक्ति राज्यों को दी गई है। इस संदर्भ में अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग सीमाएं तय की गई हैं। अधिनियम के अंतर्गत ओबीसी के लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई है, अतः कथन 3 सही नहीं होगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के संबंध में भी चर्चा नहीं की गई है, तो इसलिए 3 और 4 तो निश्चित तौर पर गलत होगा। तो 3 और 4 को काट देंगे तो आपका आंसर निकालकर 1 और 2 आ जाएगा। दिल्ली में ही 2 लाख से कम आय वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को विधिक सेवा की व्यवस्था की गई है, कथन 2 सही है। इस प्रकार उपलब्ध विकल्पों के आधार पर कथन ए इसमें सबसे सही होगा। जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें से इसमें ए सबसे सटीक आंसर होगा। हालांकि आय का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है, कितने आय तक के लोगों को फ्री में लीगल सर्विस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ओके, अगला सवाल है कि एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है? सीपीसीबी और एनजीटी इन दोनों में भिन्नता है, पता ही होगा आपको कैसे भिन्नता है। तो किस प्रकार से भिन्न है? एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। सीपीसीबी के लिए क्या कोई एक्ट नहीं है क्या? एनजीटी के लिए 2010 में एक्ट बनाया गया था। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों, कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। पहले का आंसर क्या हो जाए? केवल दूसरा सही है, पहला बिल्कुल गलत है। दोनों का गठन जो है वो एक्ट के द्वारा ही किया गया है। एनजीटी का 2010 में एक्ट लाया गया था और सीपीसीबी का सितंबर 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम एक्ट के तहत में उसका स्थापना किया गया है। इसलिए पहला यहाँ पर सही नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत के निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है क्या? क्या सही लग रहा है आपको? संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव व उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ये कौन सी बातें लिखी हो भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। दूसरा पहला दोनों गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में, वर्तमान में 3 निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं, 3 होते हैं। दूसरा तो बिल्कुल गलत ही है। चुनाव आयोग का ये काम होता है, चुनाव आयोग का काम होता है, चुनाव का गृह मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए केवल 3 यहाँ पर सही होगा। भारत सरकार ने नीति आयोग का स्थापना नियम से किसका स्थान लेने के लिए किया है? तो ये योजना आयोग का स्थान लेने के लिए किया था। 2015 का पेपर आज तक का यूपीएससी का सबसे घटिया पेपर था। 2015 में 115 नंबर गया था कट ऑफ। उस समय ही इस तरह के ऑनलाइनर सवाल पूछे गए थे। आप सवालों का स्तर देख ही रहे। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला सवाल है कि निम्न से कौन से भारत में योजना से संबंध है? योजना से संबंध है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ग्रामीण संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय और संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 5, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद जो हैं ये योजना से संबद्ध होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में किया गया था। इसका उद्देश्य योजना प्लानिंग के कार्यान्वयन में राज्यों को सहयोग प्रदान करना था। और उसके अलावा केवल संसद ही है जिसका योजनाओं से कोई लेना देना होता है, बाकी जितने भी बॉडी है उनका योजनाओं से कोई खास लेना देना होता नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप 2 और 5 मार सकते हैं। काफ़ी कठिन और घटिया सवाल था ये। अगला है निम्न से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रचना करते हैं। कौन कौन उसमें शामिल होते हैं? आसान सवाल नहीं है, आप अभी भी भूल जाएंगे कि राष्ट्रीय जो विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग,
संघीय मंत्रिमंडल का मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री, तो कौन इसमें शामिल होते हैं? तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4 हो जाएगा। वित्त आयोग का राष्ट्रीय विकास परिषद से क्या लेना देना? वो तो 5 सालों में गठित होती है एक बार, और उसका काम मूल रूप से है कि भाई वित्त का आवंटन केंद्र राज्य में बताना। उसका राष्ट्रीय विकास परिषद से क्या काम? अगर आप दूसरा को काटते तो भी आपका आंसर आसानी से निकल सकता था। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इसका आंसर निकाल सकते थे आप। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपका, निम्न से किस या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अभी बताया कि 1952 में इसका स्थापना किया गया है। योजना आयोग भी 1951 में स्थापित हुआ है। क्षेत्रीय परिषद में भी बाद में स्थापित हुई हैं। इनमें से किसी की भी चर्चा नहीं की गई है संविधान में किसी की भी चर्चा नहीं की गई। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत में किया गया है। अतः यह सांविधिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें से किसी की भी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, किसी की भी चर्चा संविधान में नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था ये। आपको लग रहा होगा कि क्या ही सवाल था, लेकिन ये एग्जाम में पूछेगा तो आप घबरा जाएंगे। वहाँ पर आपको लगेगा कि राष्ट्रीय जो क्षेत्रीय विकास परिषद है वो संविधान में चर्चा है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर रखिए। इस सवाल को हल कीजिए। परिसीमन आयोग के बारे में बताना है। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। परिसीमन आयोग का आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और लोकसभा और राज्यसभा में रखा है तो भी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन सा सही होगा इसका? पहले का आंसर हो जाएगा सी। परिसीमन आयोग सबसे पावरफुल आयोग होता है भारत में, जिसमें लोकसभा राज्यसभा भी कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी उसके जो रिकमेंडेशन है उसको हाथ लगा सकती है। केवल और केवल परिसीमन आयोग ही उसका हल कर सकता है। इतनी पावरफुल होती है। आपने कभी सुना था कि किसी चीज़ को लोकसभा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छुआ ना जा सके? वो है परिसीमन आयोग की शक्ति। प्रत्येक चुनाव के पश्चात इसका गठन किया जाता है, लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों को परिवर्तित करने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। संवैधानिक बॉडी होती है, बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? जनगणना के आधार पर विधानसभा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि परिसीमन आयोग के आदेश को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा में रखा जाता है, किंतु कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती है। अभी तक केवल 4 बार 52, 63, 73 और 2002 यही सवाल 2024 पीटी में पूछा गया था। 24 के पीटी में यही सवाल पूछा गया है। यही सवाल 24 के पीटी में पूछा गया है कि परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया जा चुका है? तो 4 बार किया जा चुका है। यूपीएससी पीटी 2024 का ये सवाल है। पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। आप बहुत सारे सवाल आपको अपने आंसर में, अपने एग्जाम में यहीं से दिखेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक अनुदान के अनुरूप। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों के अनुरूप। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 किस किस के द्वारा पारित था? कौन कौन से एक्ट ऐसे थे जो उसको समर्थन प्रदान कर रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल 1 होगा। दूसरे तीसरे से इसका कोई खास लेना देना था नहीं। और आर्टिकल 21 में स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार दिया गया है उसके तहत ही इसको मान्यता दी जा सकती है। वो इसको सपोर्ट कर रहा था। बाकी दूसरे जो हैं और तीसरा जो, उससे कोई लेना देना है नहीं। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। 2011 में पूछा गया था। भारत के वित्त आयोग के बारे में ज़रा पढ़िए क्या है कि सही कथन आपको चुनना है। ये वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्वाह प्रोत्साहित करता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। वो वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ उपयुक्त ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो बिल्कुल सही कोई भी सही नहीं है। इसका काम केवल और केवल, काम ध्यान में रखिए, केवल और केवल सेंटर और स्टेट के बीच में वित्त के आवंटन को सुनिश्चित करना है। उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। कहीं पर कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकती है ये।
वित्तीय पारदर्शिता बिल्कुल नहीं, बकवास काम है ये। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या लेना देना हो गया, ओएनजीसी, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ये सब कंपनियों से क्या लेना देना हो गया। विदेशी पूंजी से क्या लेना देना हो गया। लॉजिक लगाकर ध्यान से पढ़िए, आप झट से इसका आंसर निकाल जाएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। अगला सवाल है आपका, वित्त आयोग के कार्य वगैरह लिखा हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, 5th शेड्यूल के अंतर्गत लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। सर्वोत्तम रूप से क्या होगा। इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लग जाएगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन हो जाएगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र बदल जाएगा। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। अगर किसी राज्य में 5th शेड्यूल के तहत में क्षेत्रों को लाया गया है तो उसका क्या परिणाम होगा। 5वीं और 6ठी जो शेड्यूल है, ये अनुसूचित जनजाति संबंधित है, इतना तो आप पढ़ चुके हैं। अब उसका क्या परिणाम होगा यही पूछा गया है आपसे। ध्यानपूर्वक देखिए, हल कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनों को गैर जनजातियों को अंतरित करने पर रोक लग जाएगी। बाकी इसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ओके, यही इसमें हो सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। भारत में संपत्ति का अधिकार जो है उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में। तो पहले ये मूल अधिकार का भाग था, लेकिन बाद में इसको ख़त्म करके आर्टिकल 300 के तहत वैधानिक अधिकार का अधिकार बना दिया गया। तभी वर्तमान में क्या है, यह एक विधिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, जो केवल नागरिकों को नहीं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत व शून्य घोषित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची में शक्ति दिया गया है कि निजी जो लोग हैं उनको जनजातीय इलाकों में खनन के लिए नहीं दी जा सकती है ज़मीनें। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण और नल और वाइड घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची में राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बंद किया गया है। ATMM के बारे में 6th शेड्यूल में बात की गई है। 5वीं में ATMM की बात की गई है। 5वीं में ATMM के अतिरिक्त की बात की गई है। 6ठी में ATMM की बात की गई है। ध्यान से देख लीजिएगा 5वीं और 6ठी शेड्यूल को। UPSC में तो 101 सवाल जरूर पूछा जाता है हर साल ही लगभग में, आप देख ही रहे होंगे, हर साल एक सवाल है। अगला है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1951 में 9वीं अनुसूची को 9th शेड्यूल को भारत के संविधान में शामिल किया गया था और ये प्रावधान बनाया गया था कि 9th शेड्यूल में शामिल विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में ये शक्तियाँ हैं कि वो 9th शेड्यूल में शामिल विषयों का भी न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। 356 का प्रयोग कर रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा रहा है, तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी कि सस्पेंड होगी। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। सी ऑप्शन क्या है। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। 19 कब निलंबित होता है? 19 तो ऑटोमेटिक रूप से राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि उस राज्य की सभी जो शक्तियां हैं वो संसद के अधीन आ जाएंगी, संसद उसका उपयोग करेगी, लेकिन सस्पेंड होगा। वहाँ की विधानसभा जो है वो सस्पेंड होगी, न कि भंग होगी। जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म होगा विधानसभा अपने आप स्वरूप में आकर काम करने लग जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी सही था भाई, बाकी सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। आर्टिकल 19 जो है ये राष्ट्रपति शासन में निलंबित नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ओके, अगला सवाल है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल संसद के ही पास तो अधिकार होगा कि किसी को 9th शेड्यूल में डालना है या नहीं डालना है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। केशवानंद भारती केस और IR कोहिलू
ये 2 केस हैं जिसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम किसी भी संविधान के भाग में आप संशोधन कीजिए, डालिए, लेकिन हम किसी का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं मूल अधिकार के नाम पर और मूल ढांचे के नाम पर। इसलिए पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है, दूसरा बिल्कुल गलत है। शानदार सा सवाल था ये, शानदार सा सवाल था ये। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को उपबंध निम्नलिखित में किसके लिए किए गए हैं? तो ये अनुसूची जनजातियों के लिए किए गए हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ये, 2015 में पूछा गया था। 2015 का पेपर आज तक का सबसे आसान यूपीएससी का पेपर था। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? तो भारत के संविधान के 10th शेड्यूल में दल बदल विरोध की जो एक्ट रखे गए हैं 10th शेड्यूल में है, 10th शेड्यूल में 10वीं अनुसूची में दल बदल की भावनाओं को रखा गया है। और 1985 में 85 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जिसमें क्या कहा गया है कि दल बदल से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर कौन कौन से प्रावधान प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निषेध तत्व, तो बिल्कुल सही बात है भाई। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार वगैरह जो चीज़ें हैं वो सब तो पहले डीपीएसपी में ही थी और अभी भी हैं कई सारी चीज़ें। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय बिल्कुल ये भी करती हैं, पंचायतों के तहत भी और म्यूनसिपैलिटी के अंतर्गत भी स्कूल होते हैं। 5वीं अनुसूची, 6ठम अनुसूची, 7वीं अनुसूची सभी जगहों पर है, शिक्षा की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी जो नीचे दिए गए इन सभी का शिक्षा से कोई ना कोई लेना देना तो है ही, सभी का लेना देना है शिक्षा से, एजुकेशन से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य सूची समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए 7वीं अनुसूची से भी संबंधित होगा ये। अब अगला जो सवाल है, यहाँ से करीब में 22 सवाल बच गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में आपका पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, जो कि कल या परसों में ही हो जाएगा, और उसके पश्चात से ज्योग्राफी आपका शुरू हो जाएगा। ज्योग्राफी के पीवाई की यूपीएससी का हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।